हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कोई कैसे जो है यूपीएससी की प्रीलिम्स में फेल हो सकता है। राइट। हम इसी चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कोई कैसे प्रीलिम्स में फेल होगा, और अगर प्रीलिम्स में फेल नहीं होना है अपने को तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं मल्टीपल सोर्स। मल्टीपल सोर्स कहने का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हम बेसिक स्टैंडर्ड्स सोर्स को पढ़ते तो जाते हैं, परंतु मार्केट में जैसे जैसे नए नए पुस्तकें लॉन्च होती हैं, नए नए मैगजीन्स आते हैं, नए नए पीडीएफ आते हैं, नए नए न्यूज़पेपर के बारे में चर्चाएं होती हैं, तो हम उन सारी चीज़ों पर फोकस करते चले जाते हैं और जो बेसिक्स एनसीईआरटी बुक्स और स्टैंडर्ड्स बुक्स है उसके इंपॉर्टेंस को भूलते जाते हैं, उसको छोड़ते जाते हैं। जो भी नई पुस्तक आई उसको पकड़ते जाते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 6-6 नई नई पुस्तकें पढ़ना, अगर नई नई पुस्तकें पढ़ेंगे तो फिर पुरानी पुस्तकों का रिवीजन कौन करेगा, वो चीज़ें मेमोराइज कैसे होंगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि बेसिक्स को पढ़ा जाए, ना कि इतने सारे मार्केट में नए नए मटेरियल्स को, क्योंकि एट द एंड यही होगा कि हम इतना सारा चीज़ पढ़ लेंगे, कवर नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं होगा। और यकीन मानिए, जितना आप रिवाइज़ करोगे, जितना आपके पास में कम सोर्स रहेगा, रिवाइज़ करोगे, उतने अच्छे से एक्यूरेसी आएगी और क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हमारे अंदर फेद नहीं होता, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। यकीन मानिए, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपका एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज। अब मार्केट में इस तरीके का सारा माहौल बना दिया गया है कि बिना टेस्ट सीरीज़ दिए आप जो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर यूपीएससी के आप पीवाईक्यू को करके जाते हो अच्छे तरीके से, तो आपको कोई जो है प्रीलिम्स क्लियर करने से रोक नहीं सकता। लेकिन आज मार्केट इस तरीके से बन गया है कि हर कोई 50 से 100 टेस्ट सीरीज लगा रहा है और उसका रिजल्ट क्या है, 0%, 1%, 2%। इसलिए जो भी टेस्ट सीरीज देना है पीवाईक्यू पहले करिए, उसके बाद जो भी 15 से 20 आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ देने हैं, या रिवीजन के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देना है तभी यूज़ करिए। हाँ, रिवीजन के लिए आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ देने से नॉलेज बढ़ेगा, उससे जो है क्वेश्चन अधिक सही होंगे, ये सब जो है बेमानी है। इसके बाद इग्नोर पीवाईक्यू, कि हम यही बात की नए नए मार्केट में जो भी मटेरियल आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहा है और कई सारी पुस्तकें आ रही हैं जहाँ पर पीवाईक्यू बना हुआ है, या दूसरे एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है, उन सब पर फोकस करते हैं और मूल जो है आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू उसको हम छोड़ देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में कि हम पीवाईक्यू को इग्नोर ना करें। पीवाईक्यू ही जो है हमें वो बेस देता है कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकता है, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो उसके पास इतना सारा स्कोप है कि वो पीवाईक्यू के आधार पर ही इतने सारे नए नए क्वेश्चन कर सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए पीवाईक्यू को पढ़िए, उस पर सोचिए, उस पर काम करिए, उस पर अपना सारा टाइम लगाइए। लेकिन होता ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है आपका रैंडम एप्लीकेशन, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, कि आज ये एप्लीकेशन आ गया जहाँ पर पीआईबी का नोट्स बना हुआ है, ये आ गया जहाँ पर न्यूज़पेपर के शॉर्ट्स आ रहे हैं, ये मैगजीन है इसमें 10 क्वेश्चन आए हैं, इसमें 12 क्वेश्चन आए हैं, ये न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर, हिंदी में ये 5 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये पीडीएफ आ गया। ये सब चीज़ें फालतू की हैं, इन सब को छोड़ो। आप स्टैटिक बुक पढ़ो, कोई सा एक न्यूज़पेपर पढ़ो और कोई सी एक मैगजीन। ठीक, स्टैटिक बुक प्लस बेसिक बुक प्लस एक न्यूज़पेपर प्लस एक मैगजीन प्लस पीवाईक्यू, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। यूपीएससी ये नहीं सोचती कि आप 2 से 3 साल 4 साल तक सारा चीज़ पढ़ते रहो उसके बाद प्रीलिम्स दो। वो यही सोचती है कि 8 से 10 महीने, 1 साल के बाद जो है आप एग्ज़ाम दो, और 1 साल में आप कितना सारा चीज़ कवर कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ कवर नहीं कर सकते, बेसिक्स ही कवर कर सकते हो जो इतनी सारी चीज़ें हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बेसिक्स को फॉलो करें, ना कि इतने सारे मटेरियल्स को और इतने सारे एप्लीकेशंस को। और टेक्नोलॉजी के युग में तो आज लोग इन चक्करों में पड़े हुए हैं। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम प्रिपरेशन में ये भूल जाते हैं कि किन चीज़ों को कितना टाइम देना चाहिए, कितना कितना किस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसके लिए कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। हम करेंट अफेयर को ही पढ़े चले जाते हैं। करेंट अफेयर 8 घंटा पढ़ रहे हैं और स्टैटिक 2 आवर्स। कभी करेंट अफेयर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक 4 आवर्स। स्टैटिक को तो ऐसा इग्नोर कर दिया जा रहा है आज कि पूछिए मत। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम एनालाइज़ करें, डेली हम एनालिसिस करें अपना प्रिपरेशन में कि आज मैंने कितना पढ़ा, कितना टाइम स्टैटिक को दिया, कितना टाइम जो है मैंने अपने करेंट अफेयर्स को दिया, या कितना टाइम जो है मेंस के प्रिपरेशन को दिया, कितना टाइम जो है हमने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को दिया। एग्ज़ाम हॉल में भी यही गलती करते हैं कि शुरुआत में आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, सॉल्व नहीं करते,
और दूसरे राउंड तीसरे राउंड के लिए छोड़ करके रखते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। 2020 के प्रीलिम्स में यही हुआ लोगों के साथ कि लोगों को पेपर लगा कि बहुत लेंदी है। लोगों ने 2019-18 के बेस पर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दिया था, लोगों से क्वेश्चन छूट गए, लोग क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए सारे क्वेश्चन। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में भी और प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही सटीक आपको रखनी है। इसके बाद है सी सेट। ठीक, अभी लोगों को ज्ञान आया है 2020 और 2021 के पेपर के बाद कि सी सेट भी यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है। यह भी जो है इम्पॉर्टेंट रखता है। 2020 के पहले तो 19, 18, 17 इन सब में सी सेट को इग्नोर ही कर दिया जाता था, लोग इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सी सेट टफर होती जा रहा है, लोगों को यही लग रहा है, लेकिन लोग अभी भी इसको लाइटली ले रहे हैं। सी सेट इज़ द गेम चेंजर राइट नाउ। इसके बाद है सिली मिस्टेक। देखिए ये सारा चीज़ तो हो गया। देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ है, अगर आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे तो देखिए कि पहले लेवल में वो प्लेयर हैं या पहले स्टेज में वो एस्पिरेंट आते हैं जो सब दूसरे चक्करों में पड़े हुए हैं। रिसोर्स कितना है, मटेरियल कितना है, हमें ये जुगाड़ करना है, वो जुगाड़ करना है। इसके बाद वो सब हो जाए तो फिर टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है, कितना सारा चीज़ हो गया तो अब मैनेज किसको करें। और जब इन चक्करों से ऊपर उठते हैं तो सी सेट का एक लेवल आ गया कि ठीक है ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब सी सेट आ गया। अब सी सेट का अगर आप किसी बंदे ने, किसी एस्पिरेंट ने मैनेज कर लिया तो उसके बाद सिली मिस्टेक का कि हमारे पास नॉलेज तो 100% का है, मतलब एक जो है सफिशिएंट नॉलेज है, इनफ नॉलेज है, उसके बाद भी जो है हमसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम एग्ज़ाम हॉल में सिली मिस्टेक करते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन को हम जो है गलत करके आ रहे हैं। क्वेश्चन सही तरीके से रीड ना करना, उसकी सही व्याख्या ना कर पाना, प्रेशर में आ जाना और ऐसे कई सारे कारणों की वजह से दबाव में होना, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक करते हैं। और यकीन मानिए अगर एक लेवल के बाद में आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है तो आप केवल सिली मिस्टेक से ही बाहर हो सकते हो। 2 से 3 सिली मिस्टेक जो है आपको पूरा गेम से बाहर कर देगा। और यकीन मानिए कम से कम हज़ार स्टूडेंट जो है केवल सिली मिस्टेक की वजह से गेम से बाहर होते हैं। एक सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड दोनों के बीच में नॉलेज उतना ही है, परंतु अंतर कहा जाता है वो सिली मिस्टेक की एग्ज़ाम हॉल में उसने क्या क्वेश्चन को पढ़ा, क्या सोचा, उस समय माइंड ऑफ थॉट क्या था, उस समय उसने इंटरप्रिटेशन कैसे किया, ये सारा चीज़। इसके बाद है लैक ऑफ रिविजन कि हमें क्या लगता है कि रिविजन पढ़ना जो है एकदम बोरिंग काम से लगता है, इसलिए हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते, बस पढ़ते जाते हैं। लेकिन रिविजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन। इसलिए रिविजन अपने को अच्छे तरीके से करनी है, भले ही आप कम पढ़ो। देखो कोई 5 चीज़ पढ़ रहा है और 5 चीज़ सही कर रहा है, कोई 10 चीज़ पढ़ रहा है और 4 चीज़ सही कर रहा है, तो एट द एंड हुआ क्या, यही जीतेगा ना। इसलिए पढ़ो कम लेकिन अच्छे से रिविजन करो। जहाँ से भी पढ़ो वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, वहाँ से अगर क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए, राइट। इसके बाद एक लेवल आ जाएगा कि ठीक है सिली मिस्टेक अवॉइड कर लिया हमने, ठीक है इस पे हमने विजय पाली। लैक ऑफ रिविजन था उसको भी अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया। अब आता है कि स्लीपिंग मोड का, कि जब एग्ज़ाम का दिन है, अब 1-2 दिन बचा हुआ है और अब तक तो हम रात भर जग के पढ़ते थे, या मान लो कोई दिन में भी पढ़ता है, लेकिन अब उसे डर सता रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम्स अपने से क्लियर होगा या नहीं, हम कैसे करेंगे, क्या जवाब देंगे। स्लीपिंग मोड बिगड़ गया, रात को नींद नहीं आई, एग्ज़ाम हॉल में गए, माइंड काम नहीं कर रहा। देखो कई ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो माइंड काम करता है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो जो है आपके माइंड में इफेक्ट ज़रूर डालता है, कुछ ना कुछ प्रभाव उसका ज़रूर पड़ता है। इसलिए अपने को अपने अंदर जो है ये डर लाने नहीं देना है कि अपने से प्रीलिम्स क्लियर हो गया या नहीं, क्योंकि सबका माइंड आप जो प्रोसेस है उस दिन वैसा ही काम करते रहता है, आराम से चिल मार करके सोना है, ठीक। तो स्लीपिंग मोड जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। इसके बाद लास्ट है आपका, इन सारी चीज़ों के बाद आपका कॉन्फिडेंस और फेथ। आपके पास आपने अब जो है इनफ नॉलेज गेन कर लिया, साल भर मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, सारा क्लियर है, फिर भी ऐसा लगता है कि हमसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े, कोई आईआईटी से, कोई आईआईएम से है, कोई एम्स से है, किसी ने पीएचडी की है, किसी ने जीआरएफ किया हुआ है। डाइवर्स फील्ड से लोग जो है इसमें बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। अगर कोई आईआईटी वालों को भी लगता है, आईआईएम वालों को भी लगता है, एक सिंपल कॉलेज से जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की उसे भी लगता है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। हम जो है लास्ट के दिनों में अपने अंदर कॉन्फिडेंस को खोलते जाते हैं, फिर हमारा डिमोटिवेट जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है एक लेवल के बाद कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहे, बूस्ट रहे, फेथ बना रहे।
और जिसने इस चीज़ पर कंट्रोल पा लिया, जिसने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा एग्ज़ाम हॉल के दिन, एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके और आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, काम रहा, कूल रहा, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम जो है ईज़िली आप क्रैक कर लोगे। इसलिए आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इन सारे चीज़ों पर जो है आपको कंक्लूजन प्राप्त करना होगा कि मल्टीपल सोर्स बिल्कुल फॉलो नहीं करने हैं, टेस्ट सीरीज पर कंट्रोल करना है, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना, ये सारे झोंचनों से दूर रहना है, टाइम को मैनेज करना है अच्छे से, सी सेट पर फोकस करना है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है, रिविजन अच्छे से कैसे करना है। और स्लीपिंग मोड का आने का अर्थ है कि अपने लाइफ को जो है बैलेंस में रखना है और खुद के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस और फेथ बनाए रखना है कि किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, परंतु मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रीलिम्स से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो हम जो है लाते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर डिस्कशन।